ओके तो आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो वी आर एंटरिंग इनटू पार्ट 2 ऑफ फिजिक्स। तो फॉर टुडे हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे। वी विल नॉट स्टार्ट विद एक्चुअल सिलेबस टुडे, क्योंकि 11th में जो आपने सीखा है पहले उसका जो बेसिक्स है वो आपको पता होना चाहिए, और फिर 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफरेंस क्या है ये समझेगा। So I will first introduce basic concepts that you have learned in 11th standard, and then from next session we'll go ahead and start developing new concept. तो difference आपको exactly समझ में आएगा कि हाँ 11th में हमने ये किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, 12th में हमने ये किया है। Good. So first of all, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब ही होता है चार्जेस एट रेस्ट, है ना। इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस। So electro, this word comes from electron, which means charge particle. तो electro मतलब charge और statics मतलब at rest. तो इस चैप्टर में हमें देखना है what is the physics involving charges at rest. So the branch of physics which deals with charges at rest is called as electrostatics. तो यहाँ पे एक बात याद रखना कि चार्जेस यहाँ पे रेस्ट पे ही रहने वाले हैं, मूविंग चार्जेस मतलब करंट की बात ही नहीं होगी यहाँ पे। ओके, सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with charges at rest, which deals with charges at rest is called as electrostatics. तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सिर्फ स्टैटिक चार्जेस की बात करने वाले हैं। अब गोइंग बैक इन टाइम टू 11th स्टैंडर्ड, व्हाट यू हैव लर्नड, पहला चीज आपने क्या सीखा था? द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव लर्नड वाज कूलम्स लॉ। तो अगर आपको याद होगा, देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज कूलम्स लॉ। व्हाट इज कूलम्स लॉ? अगर हमारे पास दो चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस है, बाय द वे हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पॉइंट चार्जेस लेने वाले हैं, ऑल द चार्जेस विद इन अ पॉइंट। तो इफ वी हैव टू चार्जेस, लेट अस से q1 and q2 separated by some distance r, तो लेट्स से कि इन दोनों में जो डिस्टेंस है दैट इज r. So we have these two charges and they are separated by distance r. So according to Coulomb's law, the force between these two charges is proportional to magnitude, product of magnitude of charges. तो इन दोनों पॉइंट चार्जेस में जो फोर्स होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस q1 q2 and inversely proportional to square of distance between them. So combining these two, you will have force which is proportional to q1 q2 by r square, and therefore you will have F equal to some constant k. अभी आप इसको k लिखो, आप इसको 1/4 pi epsilon लिखो, is the same thing. It is the same thing. Okay, so 1/4 pi epsilon q1 q2 by r square. Point to be noted, मैंने directly epsilon 0 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा वो आगे समझेगा। By the way, तो Coulomb's law आपको बताता था that what is the force between two charges at rest separated by a distance r. तो आप देख रहे हो it is proportional to q1 q2 and proportional to 1 by r square. जब भी force it is proportional to 1 by r square, 1 by distance square, उसको हम लोग बोलते हैं inverse square law. Whenever force is proportional to 1 upon distance square, it is called as inverse square law. जैसे gravitational force भी inverse square law है। अगर आपको याद होगा, gravitational force between two masses is proportional to m1 m2 by distance square. So electrostatic force, as we have seen earlier, is inverse square law. Okay, good. अब यहाँ जो इप्सिलॉन है, इस इप्सिलॉन को आप बोलते हो परमिटिविटी।
So this is permittivity. Okay, करेक्ट. अब इप्सिलॉन को इप्सिलॉन 0 कब लिखा जाता है? जब दोनों चार्जेस एयर में या फिर वैक्यूम में है. सो हियर you have these two charges which are in air or vacuum. Okay, so you should know this, right? First thing is this, that these two charges are in air or vacuum. अगर ये air और vacuum में है तो epsilon 0 लिखोगे. Otherwise in general आप epsilon या फिर epsilon 0 k भी लिख सकते हो, where k is dielectric constant. अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने इस चार्जेस को वैक्यूम के जगह पे, इफ वी कीप दिस चार्जेस लेट अस से इन सम मीडियम लाइक वाटर, तो क्या उन दोनों चार्जेस में फोर्स सेम रहेगा? नहीं. इट विल डिपेंड ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम. एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली ये आता है 80. Dielectric constant for water is 80 as far as I remember. तो obviously ऐसा है कि यहाँ पे K की वैल्यू 80 डालोगे, मतलब फोर्स कम हो जाएगा. इसका मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स was in vacuum between two charges. Okay, तो ये चीज याद रखना. नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली बुक्स में हमेशा इन जनरल लिख देते हैं F is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. तो बाय डिफॉल्ट दे आर अज्यूमिंग कि चार्जेस जो है वो वैक्यूम में रखे हुए हैं, वो बाय डिफॉल्ट अज्यूम करते हैं उसको. ओके, राइट. और फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1 होती है, इसलिए लिखते नहीं है. तो 1 होती है वो वैल्यू, इसलिए लिखते नहीं है. सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने ये टॉपिक देखा था, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट. ओके, सिंपल. फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R square. Proportionality constant is 1/4 pi epsilon 0 K, where K is dielectric constant of the medium in which the charges are placed. Good enough. लेकिन ये तो स्केलर फॉर्म हो गया, बट व्हाट वी नो इज फोर्स इज वेक्टर. पता है ना हमको, फोर्स इज वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है. तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, लेट्स से कि मेरे पास जो चार्ज Q1 है वो पॉजिटिव चार्ज है Q1, उसका लोकेशन 1 है. मेरे पास जो दूसरा चार्ज है, लेट मी टेक अनदर चार्ज, वो दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है Q2, उसका लोकेशन है 2, वो भी पॉजिटिव है, राइट. तो फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2 ड्यू टू 1, ये नोटेशन याद रखना. फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, जो नंबर पहले लिख रहे हो उस पे फोर्स लग रहा है, जो नंबर बाद में लिख रहे हो वो फोर्स लगा रहा है. सो दिस इज बेसिकली फोर्स ऑन चार्ज 2. मतलब किस पे फोर्स लग रहा है? Q2 पे. कौन लगा रहा है? Q1. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. तो व्हेन यू राइट F21, मतलब फोर्स इज एक्टिंग ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1. एंड व्हेन यू राइट F12, फोर्स इज एक्टिंग ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2. तो ये नोटेशंस याद रखना. अब हमको ऑब्वियसली पता है लाइक चार्जेस मतलब सेम टाइप ऑफ चार्जेस, दे रिपेल ईच अदर. तो यू ऑलरेडी नो कि पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज में रिपल्शन होगा. मतलब फोर्स ऑन 2, किस पे फोर्स लग रहा है? सेकेंड चार्ज पे. कौन लगा रहा है? चार्ज नंबर 1. तो चार्ज नंबर 1 क्या करेगा? धक्का देगा उसको, गो अवे, आई डोंट लाइक यू, गो अवे, है ना. तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव में रिपल्शन है, तो ये डायरेक्शन हो गया आपका. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 इज डायरेक्टेड फ्रॉम, डायरेक्शन क्या है इसका? 1 to 2, क्योंकि चार्ज नंबर 1 जो है वो सेकंड को अपने से दूर भेजना चाहता है. ये कंफ्यूजन क्रिएट मत करना. सो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 in vector form is 1/4 pi epsilon 0 K Q1 Q2 by ये distance जो भी होगा, let's say this distance is R,
r square r12 cap. R12 cap is unit vector directed from 1 to 2. सेकेंड चार्ज पे पहला चार्ज फोर्स लगा रहा है और वो उसको दूर पुश कर रहा है, मतलब खुद से दूर पुश कर रहा है, तो 1 to 2 है ना, तो 1 से लेके 2 की डायरेक्शन, तो R12 कैप इज दिस वेक्टर फ्रॉम 1 to 2. सिमिलरली जो सेकेंड चार्ज है वो भी तो फोर्स एक्सर्ट करेगा 1 पे, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. अब फोर्स लग रहा है चार्ज नंबर 1 पे ड्यू टू सेकंड चार्ज, इट इज गिवन बाय 1/4 pi epsilon 0 k q1 q2 by r square r21 cap. तो सेकंड चार्ज पहले पे जो फोर्स लगा रहा है ये भी उसको दूर भेज रहा है, राइट. तो चार्ज 1 चार्ज 2 को दूर पुश कर रहा है, तो 1 to 2, चार्ज 2 भी चार्ज 1 को दूर पुश कर रहा है, तो 2 to 1, राइट. हाउ डू यू रिमेंबर? एक सिंपल सा ट्रिक है, इट इज अ वेरी सिंपल ट्रिक फॉर यू टू रिमेंबर. कैसे याद रखते हो? अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे F12 लिख रहे हो ना, तो 1/4 pi epsilon 0 k q1 q2 by r square. अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आप 1 2 लिख रहे हो तो यहाँ पे r21 कैप लिख देना. अगर आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे 21 लिख रहे हो तो ये सारा का सारा सेम आएगा और यहाँ पे r12 कैप होगा. तो यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 2 1, तो यहाँ पे 1 2. ओके, तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 is directed from 2 to 1. Force on charge 2 due to 1 is directed from 1 to 2. That's how you remember. Okay, ये आपको ऐसा याद रखना पड़ेगा. Anyways, from this what you have learned, हमको क्या पता लगा? हमको ये पता लगा कि force on 2 due to 1 is equal in magnitude but opposite in direction to the force acting on 1 due to 2. Okay, बेसिक है, हमने कुछ रॉकेट साइंस नहीं किया यहाँ पे. इट इज सिंपल, दो चार्जेस थे, डिस्टेंस r था, फोर्स कितना था 1/4 pi epsilon 0 k q1 q2 by r square. ये फोर्स है, बट ये स्केलर फॉर्म में है. इट इज टेलिंग यू नथिंग अबाउट डायरेक्शन. हमने सिर्फ डायरेक्शन की बात कर ली. हमने बोल दिया कि सेकेंड चार्ज पे जो पहला चार्ज फोर्स लगा रहा है उसका डायरेक्शन 1 से 2 है, और फर्स्ट चार्ज पे जो सेकेंड चार्ज फोर्स लगा रहा है उसका डायरेक्शन 2 to 1 है. दैट्स ऑल वी हैव डन. That's all we have done. Okay, इतना ही है. Good. Okay. Now, ये तो हो गया बहुत बेसिक केस. इसके बाद आपने क्या सीखा था? And remember one thing, it is very important for you to know basics of 11th before you can start doing 12th electrostatics. Basics पता होना बहुत जरूरी है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी. हाँ, हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला लगाया था, फोर्स का ये फॉर्मूला लगाया था. तो 12th में जब हम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे, मतलब नेक्स्ट सेशन में, तो आपको समझेगा कि व्हाई वी हैव टू यूज सम पर्टिकुलर रूल्स देयर. यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्ट्रेट अवे बोल रहे हैं हाँ ठीक है ये लॉ अप्लाई कर दो, बस खत्म. बट जब 12th में जाओगे, 12th का स्टार्ट करेंगे, तब व्हाई यू आर अप्लाइंग सम पर्टिकुलर लॉजिक देयर, दैट विल बी मच मोर क्लियर. In any case, कूलम्स लॉ हमने यहाँ पे दो ही चार्ज के लिए लिया है. पर अगर ऐसा हुआ कि मेरे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है, लेट्स से मेरे पास q1 है, q2 है, then I have q3, then I have q4, and I have n number of charges. So I have n number of charges. Okay, right. So we have n number of charges over here. Distance of q1 from q2 is r12, q1 q3 is r13, q1 q4 is r14, and q1 and qn is r1n. So you have this distance r12, r13, r14, r1n, so on and so forth. Okay, हमको देखना है कि what is the total force acting on charge 1. This is given by principle of superposition. Principle of superposition. So what you have learned
back then last year is total force acting on charge Q1 is equal to force on charge 1 due to 2 plus force on charge 1 due to 3 plus force on charge 1 due to 4 plus जितने भी होंगे force on 1 due to n. और आपको ऑलरेडी पता है force on 1 due to 2 और ये सारे पॉजिटिव चार्जेस है, तो पहला चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तीसरा पॉजिटिव है, चौथा पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है. तो force on 1 due to 2 is directed from 2 to 1. Force on 1 due to 3 is from 3 to 1. Force on 1 due to 4 is from 4 to 1. Force on 1 due to n is from n to 1. So all are towards charge at 1. Right? In any case, this is simple. तो आप लिख सकते हो ये. You can write down. अब सब में 1/4 pi epsilon 0 k आएगा ही आएगा. इन फोर्स F12 में भी आएगा, F13 में भी आएगा, F14 में भी आएगा, so on so forth. सिर्फ पहले फोर्स में you know already F12 bar is 1/4 pi epsilon 0 k, Q1 Q2 upon R12 square, है ना, ये पता है आपको, और R21 कैप. मैंने अभी नोटेशन बताया था, यहाँ पे 1 2 तो यहाँ पे 2 1, तो यहाँ पे आपके पास आएगा Q1 Q2 by R12 square R21 कैप plus force on 1 due to 3 is Q1 Q3 upon R13 square, okay, into R31 cap, so on so forth. ऐसे सारे के सारे चार्जेस पहले चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, Q1 Qn upon R1n square Rn1 cap, right? So this is how it works. तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था. हमने निकाला व्हाट इज फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस. तो क्या सिर्फ ऐसा ही है? Can't I find out what is force on charge 2 due to all other? Yes, you can. Total force on charge 2 will be force on charge 2 due to 1 plus force on charge 2 due to 3 plus force on charge 2 due to 4 and so on so forth. निकाल सकते हो. Total force on third charge वो भी कर सकते हो. तो F31 plus F32 plus F34, 33 मत लिख देना. कभी सुना है क्या कि अर्थ का ग्रेविटी खुद अर्थ पे एक्ट हो रहा है? नहीं, खुद चार्ज का फोर्स खुद पे एक्ट नहीं हो सकता. नो चार्ज कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन इटसेल्फ. तो 33 तो पॉइंटलेस है यहाँ पे. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ओके, so this is something you must have learned in 11th. तो देखो हाउ थिंग्स आर मूविंग. अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे, हमने बेसिक्स से स्टार्ट की. हमने बोला कि चलो चार्जेस रेस्ट पे है, तो दो चार्जेस है, दोनों रेस्ट पे है. इज देयर एनी फोर्स? यस. व्हाट इज दैट फोर्स? कूलम्बिक फोर्स गिवन बाय सम कांस्टेंट Q1 Q2 by R square. लेकिन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी था, तो हमने डायरेक्शन की बात कर ली. फिर नेक्स्ट थॉट ये आया कि क्या हमारे पास दो ही चार्ज होंगे? नो, यू कैन हैव 1000 10,000, यू कैन हैव 10 चार्जेस, यू कैन हैव 15 चार्जेस. तो अब 15 चार्जेस अगर है, 20 है, n चार्जेस है, मतलब तो किसी भी एक चार्ज पे टोटल फोर्स कितना है गिवन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ओके, नाउ अब थोड़ा और अगर आप सोचोगे तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई इज इट, अगर हमारे पास एक चार्ज Q1 है, उसके सराउंडिंग में मैंने अगर चार्ज Q2 रख दिया, तो Q2 चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1, है ना. तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है दैट व्हेन यू हैव वन चार्ज और उस चार्ज के नियर में आप दूसरा चार्ज ला रहे हो, तो दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. तो दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताता हूं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस सराउंडिंग एनी चार्ज in which any other charge will experience a force, which is given by Coulomb's law. Okay, तो क्वेश्चन ये था
कि जब मेरे पास एक चार्ज है, अभी दूसरा चार्ज उसके पास में आके बैठ गया, तो उन दोनों चार्जेस में फोर्स क्यों है, व्हाई देयर इज फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप बोलते हो कि किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन होता है जहां पे अगर दूसरा चार्ज आया तो वो दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एंड दैट सराउंडिंग स्पेस, दैट सराउंडिंग रीजन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. So electric field is a space or a region surrounding any charge in which other charge will experience a force. अब वो अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, वो डिपेंड करेगा चार्जेस Q1 Q2 पे. अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव तो रिपल्सिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्टिव. ओके, गुड. नाउ और एक क्वेश्चन आता है फिर, अब क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम है? फॉर एग्जाम्पल, फॉर द टाइम बीइंग मैं चार्ज Q2 को हटा ही देता हूँ यहाँ से. सो फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट मूविंग दिस चार्ज Q2, इसको यहाँ से हटा देते हैं, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज अ स्पेस रीजन सराउंडिंग अ चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगला क्वेश्चन ये आया कि एट एनी पॉइंट, चाहे फिर मैं पॉइंट ए लूं या फिर मैं पॉइंट बी लेता हूं या फिर मैं पॉइंट सी लेता हूं, क्या हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम होगा? नो, एंड दैट इज व्हाट यू कॉल एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट in an electric field of a given charge is the strength of electric field at that point. Okay, ज़्यादा डिटेल हम जाएंगे नहीं, because of course we don't have that much of time to go in details. तो so far अभी तक मैंने आपको क्या बताया? अभी तक मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास एक चार्ज था Q1, उसके सराउंडिंग में रीजन में अगर दूसरा चार्ज आया Q2 तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना. पर हम क्या हमेशा थियोरेटिकली बोलते रहेंगे ये the region surrounding a charge in which any other charge experiences a force is called as electric field? नहीं, you have to give a mathematical definition to this. आपको mathematical definition बनाना पड़ेगा, and of course we have to find a smart way out. सबसे पहले थोड़े से टेक्स्ट बुक के नोटेशंस में फॉलो नहीं करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू चेंज द नोटेशंस लिटिल बिट. कैसे? पहला चार्ज कौन था? पहला चार्ज Q1 था, है ना. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसका था? Q1 का था. तो जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं सोर्स चार्ज बोल दूंगा. तो दिस इज सोर्स चार्ज. तो QS मतलब सोर्स चार्ज. और अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको 11th 12th JEE नीट CET के सारे क्वेश्चंस आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो. तो जिस चार्ज का फील्ड है वो सोर्स है. जैसे आप अर्थ पे बैठे हो, यू आर एक्सपीरियंसिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सोर्स आप नहीं अर्थ है. यू आर इनटू फील्ड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ. तो व्हाट इज सोर्स मास? अर्थ. You are sitting inside gravitational field of Earth. Okay, right? Good. Then Q2 ये सोर्स चार्ज के फील्ड में है, तो इसको मैं टेस्ट चार्ज बोल दूंगा. टेस्ट चार्ज बोल दूंगा. तो QT stands for test charge. Like you sitting in the field of gravitational field of Earth, you are test mass. तो वैसे ही ये QT ये टेस्ट चार्ज है. अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाना है. अब एज आई टोल्ड यू कि हम बार बार थियोरेटिकली नहीं बोल सकते ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. तो हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट. मान लो ये पॉइंट P था जिसका डिस्टेंस सोर्स चार्ज से R है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द फोर्स experienced by unit positive charge at that point. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको डिफाइन करना है
तो आप क्या करोगे, आप टेस्ट चार्ज को 1 कूलम ले लोगे, उस +1 कूलम चार्ज पे उस गिवन पॉइंट पे जितना भी फोर्स लगेगा, क्योंकि पता है ना फोर्स क्या है, फोर्स इज Q1 Q2 by r² into some constant, राइट। तो इन दिस केस Q1 मतलब QS सोर्स और Q2 इज टेस्ट, और टेस्ट चार्ज अगर हमने +1 कूलम कर दिया तो उसी फोर्स को हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेफिनेशन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स experienced by 1 coulomb, यूनिट मतलब 1 कूलम है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड at any point is the force experienced by unit positive charge at that point, right? तो मतलब ये है सिर्फ कि सोर्स चार्ज की फील्ड में आपने +1 कूलम रख दिया और उस पर जितना फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बात खत्म हो गई। ओके गुड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहीं भी देखोगे ना तो बाय डेफिनेशन आपको ऐसा ही दिखेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। लेकिन कौन सा Q? सोर्स, किसका फील्ड है? सोर्स का फील्ड है। ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेफिनेशन, राइट। अब और एक कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हम दो फॉर्मूला सीखते हैं। हम लोग बोलते हैं E = F/Q। फिर ये Q कौन सा? दैट इज वेयर यू कैन गो रॉन्ग। तो समझ लेते हैं अब बात को। यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वापस से। तो सी द थिंग इज, डेफिनेशन क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, उस सोर्स चार्ज की फील्ड में एक +1 कूलम चार्ज है, उस पर जितना भी फोर्स लगेगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे पास नहीं है +1 कूलम चार्ज, आई डोंट हैव, मेरे पास दो ही चार्ज है, एक QS है एक QT है, और QT की वैल्यू 1 नहीं है, तो आई डोंट हैव। नहीं है तो फिर क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड करूँ? तो व्हाट वी डू इज, वी ह्यूमंस आर स्मार्ट, हम बोलते हैं लेट्स से चलो कोई बात नहीं, हमारे पास +1 कूलम चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते, तो फोर्स ही निकाल लेते हैं। तो लेट्स से फोर्स इज, आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K QS QT by r²। एक चीज याद रखना, कभी कभी मैं इस कांस्टेंट की जगह पे कैपिटल K लिख दूंगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही है। तो यहाँ पे मैं sometimes I may write capital K, तो कैपिटल K is nothing but 1/4 pi epsilon 0 small k. Small k is dielectric constant. Capital K is 1/4 pi epsilon 0 k. So this is what you need to know. Anyways, हमने फोर्स निकाल लिया 2 पॉइंट चार्जेस का, बाय डेफिनेशन है, बाय कूलम्स लॉ है, राइट। हमको चाहिए क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए टेस्ट चार्ज 1 कूलम होना चाहिए था, नहीं है हमारे पास। हमारे पास 1 कूलम का चार्ज नहीं है, राइट, है ही नहीं, तो क्या करें फिर? तो व्हाट वी विल डू इज, व्हाट वी विल से इज, एक काम करते हैं, ये जो फोर्स आया है ना हमारे पास K QS QT by r², करेक्ट। हमको QT नहीं चाहिए यहाँ पे, वी डोंट वांट QT बिकॉज वी वांट 1 देयर, हमको 1 कूलम चाहिए। तो एक काम करो, इसको QT से डिवाइड ही कर लो। इसको डिवाइड किया मतलब इसको डिवाइड किया, करेक्ट, राइट। अभी हो गया क्या कैंसिल? हो गया कैंसिल। आ गए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन पे आप लोग आ गए? मिल गया ऊपर सोर्स चार्ज, यस, करेक्ट। तो हाउ डिड यू गेट दिस? आपने फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड ही कर लिया, क्योंकि हमारे पास टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम नहीं थी, तो हमको 1 कूलम ही चाहिए। तो हमने बोला ठीक है फोर्स निकाल लो, और उस फोर्स को डिवाइड कर दो टेस्ट चार्ज से, और इसको बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेफिनेशन। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स। यहाँ पे सोर्स, यहाँ पे टेस्ट, कभी मत लिखना फोर्स कभी भी दो चार्जेस के बीच में होता है, एक चार्ज में कभी फोर्स नहीं होता। तो फोर्स को सिर्फ F लिखना, वहां पे नीचे टेस्ट चार्ज। तो आप आगे से याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? सोर्स चार्ज का है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स, राइट। तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन
electric field of source charge is force between the two charges divided by test charge. अब let me bring you to definition of book. बुक में क्या बोलते हैं, हमारे पास दो चार्ज है Q1 Q2. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1? ऑफ Q1 मतलब सोर्स हो गया ये, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 इक्वल टू फोर्स बिटवीन दीज टू डिवाइडेड बाय Q2. ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज नंबर 1. कभी कभी बोलेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज 2, तो इस केस में चार्ज 2 हो गया सोर्स, चार्ज 1 हो गया टेस्ट, तो ये हो गया F अपॉन Q1. ये याद रखा. If you are writing 1 here, you will have 2 here. If you are writing 2 here, you will have 1 here. Right? तो अभी हम 11th में ही है. In fact, in reality, 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th से इजी है, तो इतना कुछ याद भी नहीं रखना पड़ेगा आपको. सिंपल. But anyways, it's my job to tell you basics. ये मेरा काम ही है, तो I'll tell you. तो याद रखो, हमेशा याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स, अगर सोर्स चार्ज पहला है तो E1 इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज. अभी अगर सोर्स चार्ज Q1 है तो दूसरा टेस्ट ही होगा, तो Q2. राइट? सिंपल. दैट्स हाउ यू बेसिकली राइट डाउन. ग्रेविटेशन में ही ऐसा भी होता है, सो इट्स सेम फॉर ग्रेविटेशन आल्सो. हम जब ग्रेविटेशन का रिवीजन करेंगे तब देखेंगे. इन एनी केस, अब एक चीज और रह गई, वो ये हमको ये पता होना जरूरी है whether इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और नॉट. तो क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही होगा. यू कैनॉट राइट डाउन लेफ्ट हैंड साइड पे ए वेक्टर और लेफ्ट हैंड साइड पे ए वेक्टर और राइट हैंड साइड पे बी, ऐसा तो चलेगा नहीं. अगर एक साइड पे वेक्टर है तो दूसरे साइड पे वेक्टर ही होना चाहिए. और अल्सो आपने 11th में बेसिक्स में सीखा है, जब आप लिखते हो a बार इक्वल टू b बार, मतलब आप बोल रहे हो a और b का मैग्नीट्यूड सेम है और a और b का डायरेक्शन भी सेम है. अगर आप लिख रहे हो a बार इक्वल टू माइनस b बार, तो आप बता रहे हो कि a और b का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, राइट? गुड गुड. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप लिख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड बार इक्वल टू फोर्स बार, मतलब E and F, electric field and F has same direction, not magnitude but direction. Opposite नहीं, same direction. Correct. तो इतना अगर पहले पता है आपको, तो we will go ahead and we'll talk about electric field lines also. हम उसकी भी बात करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी बात करेंगे. राइट? नाउ once you know all this, अब अगला क्वेश्चन ये आता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक चार्ज की वजह से हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज स्लाइट कंफ्यूजन हियर. इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा दो ही चार्ज होते हैं? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास एक चार्ज भी हो सकता है, क्योंकि दूसरे को आपने 1 किया है ना डिफाइन करने के लिए. बात ऐसी है, I have a charge Q1 and I have a point P which is at a distance of let us say R1. मुझे P पॉइंट पे फील्ड निकालना है. P पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं रखा है मैंने. I have not kept any charge here, क्योंकि हमने पहले ही इसको 1 कर दिया था. तो बाय डेफिनेशन क्या था डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? K Q1 by R1 स्क्वायर. ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q1 एट पॉइंट P. मान लो मेरे पास दूसरा चार्ज है Q2 और मुझे P पॉइंट पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. किसकी वजह से? Q2 की वजह से. डिस्टेंस R2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 एट पॉइंट P विल बी K Q2 by R2 स्क्वायर. मान लो मेरे पास तीसरा चार्ज है Q3, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पे अगेन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 3 इज K Q3 by R3 स्क्वायर.
पी पॉइंट पे मैंने कोई चार्ज नहीं रखा, मैंने सिर्फ बोला कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ड्यू टू चार्ज 1 इट इज KQ1/R1 स्क्वायर, ड्यू टू चार्ज 2 कितना होगा KQ2/R2 स्क्वायर, तीसरे केस से कितना होगा KQ3/R3 स्क्वायर, अगर n चार्जेस है तो nth चार्ज के लिए कितना होगा KQn/Rn स्क्वायर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पी पॉइंट पे E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 जितने होंगे उतने, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा KQ1/R1 स्क्वायर प्लस Q2/R2 स्क्वायर प्लस Q3/R3 स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, राइट। मान लेते हैं अगर P पॉइंट पे +1 कूलम चार्ज होता, अगर होता, नहीं है, अगर होता, तो डायरेक्शन क्या होता फोर्स का, ऑलवेज अवे। कहां से आया ये, यू रिमेम्बर दिस, मैंने अभी बताया था, दोनों पॉजिटिव है तो दे आर पुशिंग अवे, Q1 Q2 को दूर भेज रहा है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पे Q1 पॉजिटिव है और P पॉइंट पे मैंने एक टेस्ट चार्ज, नकली चार्ज रख दिया, मैंने बोला हाँ चलो मान लेते हैं, तो Q1 पॉजिटिव और वो +1 भी पॉजिटिव, तो क्या करेगा, धक्का देगा, गो अवे। डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अवे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे if this charge is positive, this charge is positive तो अवे, एंड इफ दिस इज पॉजिटिव तो अवे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा अवे होता है, अगर सोर्स चार्जेस पॉजिटिव है तो इट इज ऑलवेज अवे। तो डायरेक्शन क्या होगा फिर यहाँ पे, R1 कैप R2 कैप, मतलब R1 कैप इज दिस, so we are just defining some directions here। तो बेसिक्स में आपने what you have learned so far, मैं जस्ट सम अप कर रहा हूं अगले टॉपिक पे जाने से पहले। देखो, जब तक आप बेसिक्स में नहीं जाओगे, जब तक आप कॉन्सेप्ट को फील नहीं करोगे, तब तक फिजिक्स का प्रॉब्लम रहेगा। थोड़ा इनिशियली प्रॉब्लम होता है, और स्पेसिफिकली जब आप, फॉर एग्जाम्पल इफ someone of you was not here for 11th, तो थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि you have to start imagination now, you have to go into that mode। तुम्हें, आप लोगों को जब तक इमेजिन नहीं करोगे you will not be able to understand concept, थोड़ा टाइम लगेगा, but then you will be tuned properly। अब इशू क्या था, इशू ये है कि हमने बोल तो दिया कि दो चार्जेस और फोर्सेस वो है उन दोनों में, पर ये फोर्स कहां से आया, is there anything in between two charges because of which you have force? तो फिर आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग, मान तो लिया अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्वेश्चन ये आया, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड है मान तो लिया, लेकिन फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उस सोर्स चार्ज से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, क्या वो फील्ड का वैल्यू चेंज हो रहा है? ओके, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। If the electric field is changing with distance or not, yes it is changing with distance। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए हमने जो दूसरा चार्ज था उसको टेस्ट चार्ज 1 कूलम कर दिया। हमने बोला कि उस 1 कूलम चार्ज पे जितना भी फोर्स लगेगा उसी फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। तो फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनसाइड the field of some source charge is called as electric field intensity at that point by definition। तो by definition electric field क्या बन गया था आपका, constant source charge by distance square, right। फिर हमने बोला कि चलो अगर एक ही चार्ज है, if I have a single charge, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास सिर्फ Q1 चार्ज है और हमने एक पॉइंट लिया है P जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सिंगल चार्ज Q1 की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ1/R1 स्क्वायर। लेकिन अगर दूसरा चार्ज भी है तो दूसरे चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना होगा, KQ2/R2 स्क्वायर। तीसरा चार्ज है
तो तीसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे, KQ3/R3 स्क्वायर। n चार्जेस है तो nth चार्ज का कितना होगा, KQN/Rn स्क्वायर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, सबका एडिशन खत्म। इट इज एज सिंपल एज सेइंग कि वहां पे अगर n चार्जेस है तो सारे के सारे चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉइंट सेम है, Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड हम P पे देख रहे हैं, Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड हम P पे देख रहे हैं, Q3 का इलेक्ट्रिक फील्ड हम P पे देख रहे हैं, इसलिए हमने एडिशन किया है। अगर ऐसा होता कि आप Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे देख रहे हो और Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड आप किसी और पॉइंट R पे देख रहे हो, तो एडिशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि पॉइंट चेंज कर दिया ना आपने, यू हैव चेंज द पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट होता है। तो क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन में ऐसा ही आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट, हमेशा एट अ गिवन पॉइंट होता है। यू कैन नॉट ऐड एक चार्ज का फील्ड एक पॉइंट पे, दूसरे चार्ज का फील्ड दूसरे पॉइंट पे एडिशन नहीं कर सकते हो आप, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। गुड, अब थोड़ा और आगे जाते हैं। क्या है कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज जो था, ओके, पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा अवे होता है। तो अगर मेरे पास Q1 है, पॉजिटिव चार्ज है, तो हमेशा अवे होता है, राइट। अगर Q2 है, नेगेटिव चार्ज है, तो हमेशा टूवर्ड्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। अब ये ऐसा कैसा डिफाइन कर दिया हमने, ऐसे कैसे बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है, हाउ कैन यू से दैट। रिमेंबर, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज आपने हमेशा पॉजिटिव लेके रखा है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो Q1 उसको अपने से दूर भेजेगा, मतलब अवे होगा। अगर मैंने नेगेटिव लिया है चार्ज को तो टेस्ट चार्ज तो फिर भी पॉजिटिव है। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अट्रैक्शन। तो अब नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, टेस्ट को अपने पास खींच रहा है, मतलब टूवर्ड्स होगा। तो ये चीज याद रखना, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अवे होता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 में बहुत काम में आने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ positive charge is always away, electric field of negative charge is always towards। तो याद रखना ये चीज। देन नाउ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हो आप, यू कैन ऑल्सो से दिस आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वेरी सिंपल एग्जांपल। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q1, हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है माइनस Q2, हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है जो पॉजिटिव है, राइट। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू दिस चार्ज, Q1 इसको अपने से दूर भेज रहा है और Q2 इसको अपने पास बुला रहा है, तो क्या होगा। तो ऐसा होगा कि ये जो पर्टिकुलर चार्ज है, सॉरी फॉर दिस, ये जो पर्टिकुलर चार्ज है, ये चार्ज एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेगा, है ना, क्योंकि Q1 उसको पुश कर रहा है दूर जा दूर जा, और Q2 उसको अपने पास बुला रहा है, राइट। तो दिस टेस्ट चार्ज which was positive will traverse some path, it will follow some path, and this path is called as electric line of force, या फिर it is called as electric field line। तो अब आपको समझेगा, आप जब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस 11th में पढ़ रहे थे तो आप क्यों बोलते थे ऐसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। इट वाज बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि आपने एक चार्ज को पॉजिटिव लेके रखा है, दूसरे को नेगेटिव लेके रखा है, और जो टेस्ट चार्ज है आपके पास वो पॉजिटिव है। तो Q1 उसको अपने से दूर भेज रहा है, Q2 उसको अपने पास बुला रहा है, तो वो एक पाथ ट्रेवल करेगा, वो पाथ होगा फ्रॉम Q1 टू Q2। तो आप बोलोगे
electric field line starts from positive and ends at negative. Correct? तो ऐसा ही होता है. Yes, you can also have. तो ये field lines ऐसे दिखने वाले हैं आपको, something like this. So this field lines will always start from positive, end at negative, something like this, more or less like this. And these lines are non-intersecting. एरोस पे ध्यान देना, क्योंकि JEE नीट में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें डायग्राम था, और डायग्राम में आपको मतलब वो था which of the following represents the correct figure. Okay, so up, as you can see from here, what do you see? Lines are starting from charge Q1 ending at charge Q2. Good. These lines are non-intersecting. वो intersect नहीं होते. क्यों नहीं होते? ये भी important है. मान लो मैंने एक लाइन लिया और दूसरा ऐसा लिया, राइट? तो intersecting लाइन ले लिए, मान लो गलती से ले लिए. तो जिस पॉइंट पे, let's say these lines are intersecting at point P, मान लेते हैं. तो क्या हो रहा है P पॉइंट पे? P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ गिवन चार्ज, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेट अस से PQ, और इस डायरेक्शन में भी जा रहा है PR. मतलब एक ही पॉइंट पे, P पॉइंट पे एक ही चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन. कैसा पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता. यू कैन नॉट हैव दिस. एक गिवन पॉइंट पे एक सेम चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकता. यू कैनॉट हैव टू डिफरेंट डायरेक्शंस of forces या फिर of field of a given charge at the same point. नहीं हो सकता है. That is why electric field lines are non-intersecting, so they cannot intersect basically. तो ये चीज याद रखना. ये तो मैंने क्या लिया था, दोनों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. what if I take both positive? मेरे पास दोनों चार्ज है और दोनों पॉजिटिव है. what do we expect? Electric field lines, they will be like what? They will be like ऐसा जाएगा, here, 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 like this. Or even for this case also it is going away. So electric field lines will be always away, 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 and they are not intersecting. दोनों पॉजिटिव होंगे तो ऐसे आपको मिलने वाला है. दोनों नेगेटिव होंगे तो उस केस में भी मोर और लेस सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, -Q1 एंड -Q2. तो इस केस में भी यू विल हैव समथिंग लाइक दिस, बट ओनली चेंज विल बी इन डायरेक्शन टुवर्ड्स 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 टुवर्ड्स. बस एरो हेड्स का डायरेक्शन चेंज करो. नॉन इंटरसेक्टिंग है. यहाँ पे पहले केस में फील्ड लाइंस वे स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंडिंग एट नेगेटिव चार्ज. दूसरे केस में तो सिर्फ पॉजिटिव ही चार्ज है, तो स्टार्टिंग एट पॉजिटिव चार्ज एंडिंग एट इंफिनिटी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज नहीं था. फिर एंड कहाँ होगा? मान लेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे, इमेजिन कर लेंगे कि नेगेटिव चार्ज है लेकिन इंफिनिटी पे है. तो फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट इंफिनिटी. यहाँ पे थर्ड केस में आपके पास पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, तो आप बोलोगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेस है, तो आप बोलोगे कि द फील्ड लाइंस आर स्टार्टिंग एट इंफिनिटी एंड एंडिंग हियर, राइट? अब मान लो मेरे पास एक ही चार्ज है, आई हैव जस्ट वन चार्ज, आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स, मेरे पास है ही नहीं कुछ, आई जस्ट हैव ओनली वन चार्ज. फिर क्या होगा? इफ यू हैव ओनली सिंगल चार्ज, electric field will go away in all directions. Electric field is going away in all directions. इसको आप बोलते हो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स. क्योंकि ये आउटवर्ड्स क्यों? बिकॉज एरोज आर गोइंग अवे. अगर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, इफ आई हैव अ नेगेटिव चार्ज, ओके, फिर उस केस में क्या होगा? You have a negative charge, single charge, कोई भी चार्ज आसपास में नहीं है, you have nothing in proximity, उसके आसपास में कुछ है ही नहीं,
तो फिर क्या करोगे, फिर आप बोलोगे यहाँ पे रेडियल फील्ड है, ये भी दिस इज ऑल्सो रेडियल, बट यू विल हैव इन दिस केस रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ड्स, तो ये अंदर के तरफ आ रहा है। ओके, तो इंपॉर्टेंट ये था कि जब सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, आसपास में कुछ नहीं है, बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे स्टार्ट तो हो गया, खत्म क्या हुआ, इंफिनिटी, तो फील्ड लाइंस आर गोइंग अवे। अगर सिर्फ सिंगल नेगेटिव चार्ज है और कुछ है ही नहीं आसपास में, तो लाइंस खत्म तो Q2 पे हो रहे हैं, यहाँ पे स्टार्ट कहाँ पे हुए, इंफिनिटी। तो हियर यू से these two are radial electric fields, one is radially outwards, other is radially inwards, right? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस बहुत ज्यादा मैटर करेंगे हमको। ओके, इट विल मैटर अ लॉट, राइट? तो यू हैव टू रिमेंबर डायरेक्शन, बाकी सब भूल जाओ चलेगा, डायरेक्शन नहीं भूल सकते। सो समरी ऑफ द डे, सो फार हमने सिर्फ बेसिक्स रिवाइज किया है, इतना ज्यादा हमको 12th में लगने नहीं वाला है, लेकिन क्या लगने वाला है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला है कांस्टेंट के, चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। चार्ज था Q, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो उस पॉइंट P का डिस्टेंस था R, नंबर 1। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे, मतलब R कैप इज गोइंग अवे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज समथिंग यू विल नीड, राइट? ये चाहिए ही चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही चार्ज लिखते हो, क्योंकि फोर्स में आपने 2 चार्जेस लिखे थे, फिर एक से डिवाइड कर लिया था और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ गिवन सोर्स चार्ज, दूसरे चार्ज की बात ही नहीं है नहीं है, आई डोंट केयर, एक चार्ज है और एक पॉइंट है, पॉइंट पे चार्ज रखा है, ऐसा बोला नहीं मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज प्लस Q एट अ पॉइंट P is given by KQ by R square, or this electric field will be away if the charge is positive and this will be towards if the charge is negative। ये हमको लगने वाला है नंबर 1। नंबर 2 डायरेक्शंस मैंने बताए। नंबर 3 the most important thing and the basic difference between 11th electrostatics and 12th, यहाँ पे पॉइंट चार्ज है। थिंक ऑफ अ प्रैक्टिकल सिचुएशन, रियल लाइफ में आ जाओ आप। रियल लाइफ में मेरे पास एक वायर है, उस पे चार्ज है। मेरे पास एक स्पीयर है, बॉल है, उस पे चार्ज है। हो सकता है मेरे पास एक प्लेन पेपर हो, थिन शीट है, मतलब उस पे चार्ज है, करेक्ट? और तीनों ही केसेस में हमको बोला है पॉइंट P ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट P ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट P ले लो। What is the electric field at point P in all these 3 cases? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम? 11th में तो हमने बोला था कि चार्ज जो है वो सारा का सारा चार्ज एक सिंगल पॉइंट में है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है KQ by डिस्टेंस स्क्वायर। पॉइंट से तो डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, स्फीयर से कहां से मेजर करोगे? कहां से मेजर? यहां से मेजर करेंगे, यहां से मेजर करेंगे, इस साइड से मेजर करेंगे, सेंटर से मेजर, कहां से मेजर करेंगे? दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम हियर। अभी अगर वायर है, फिर वायर में भी तो फिर डिस्टेंस कहीं ना कहीं से तो मेजर करना पड़ेगा ना। विल यू मेजर डिस्टेंस फ्रॉम हियर, और डू यू वांट टू मेजर फ्रॉम हियर, और यू वांट टू मेजर फ्रॉम हियर? शीट, I can measure from here, from anywhere I want। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि 11th में हम सिर्फ पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे थे, तो केसेस एटलीस्ट मैथमेटिकली सिंपल था, क्योंकि डिस्टेंस डायरेक्टली मेजर हो सकता है ना एक पॉइंट से। तो मेरे पास बॉल है, एक पॉइंट है, बॉल के ऊपर चार्ज डाल दिया और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अरे तो पूरे के पूरे बॉल पे चार्ज है, अभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करूं? तो आई कैनॉट अप्लाई
दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला डायरेक्टली नाउ नहीं कर सकते हैं हम लोग, तो हमको नया एक रूल सीखना पड़ता है जिसको बोलते हैं गॉस लॉ। और गॉस लॉ आपको 11th में लास्ट फेज में इंट्रोडक्शन आपको करवा के दिया था कि गॉस लॉ होता क्या है। तो गॉस लॉ के लिए हमको लगेगा डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड दैट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 12th। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, फिर गॉस लॉ क्या है, फिर उसको अप्लाई करके वायर का, स्पीयर का, प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, that will be the starting point of electrostatics, and that will be in next session, that is tomorrow. Okay, so we will stop here for today.